हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्प्लिट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं नवंबर का सार संग्रह, पीडी का सार संग्रह है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो पहला क्वेश्चन से करते हैं, वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि शब्द जो था वो चावल के लिए था। व्रीहि शब्द चावल के लिए था। किससे हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हिंदू दर्शन का सांख्य पद्धति के संस्थापक थे कपिल ऋषि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो शिवाजी का संबंध जो था वो भोसले घराने से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये अनहिलवाड़ा जो थी वो सोलंकी राजवंश की थी, जो कि गुजरात के चालुक्य राजवंश के लोग थे। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बिरबल का महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी? तो शुद्ध संगमरमर से इसमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर का नींव तो ये रखा था हुमायूं के द्वारा रखा गया था। दीन पनाह शहर का नींव जो कि यमुना नदी के तट पर हुमायूं के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य करती हुई नृत्यिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? तो यह है हमारा मोहनजोदड़ो पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नृत्य करती हुई नृत्यिका की कांस्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कला से संबंधित अनुष्ठानिक यज्ञों के सूत्रों की जगह किस वेद में निहित है? तो ये हमारा मिलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने धम्म जो कि एक नैतिक आचार संहिता की नीति थी इसको अपनाई और बाद में बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया? तो ये थे अशोक। और अशोक ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि मौर्य शासक के पहले थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, किसने वर्ष 1932 में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग भूमि के हिस्से का नाम यानी कि पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? कब? 1932 में। तो ये थे चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस जो था वो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, खिलाफत दिवस। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो शासक थे वो थे श्रीरंग तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति में से कौन सी संविधान सभा का एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो हमारा इसमें आंसर चला जाएगा संचालन समिति। संचालन समिति नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी, बाकी संघ शक्ति समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति ये सब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई? तो सबसे पहले थे लुई माउंटबेटन ने निभाया था और उसके बाद सी राज गोपालाचारी ने। तो 47 से 50 के बीच में दो आदमी थे, एक तो अंग्रेजी लुई माउंटबेटन और एक भारतीय सी राज गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म सभा कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना। तो धर्म सभा की स्थापना कोलकाता में जो किए थे वो राधा कांत देव थे। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोलान घोषणा पत्र और बेस्ट घोषणा पत्र और पोगन घोषणा पत्र में से कौन सा भारत पर लागू नहीं किया गया था? मतलब इन चारों में से बताना है कौन भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो अटलांटिक घोषणा पत्र। बाकी हमारा जो तीन है, बर्न का
गोलान घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र और पोगन घोषणा पत्र, ये भारत पर लागू किया गया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर पे। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटमारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो कनाडा मना कर दिया था। अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में, 1915 में वापस आ गए थे भारत। अगला हमारा जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि पॉलिटी का टॉपिक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तित्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो हमारा जीवन का संरक्षण है ये आता है आर्टिकल 21 के तहत, और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, तो यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें हम लोग देखते हैं 15+7 टोटल मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हमारा होता है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो ये हमारा जो है आर्टिकल 253 में आता है। अगला क्वेश्चन है विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो भी विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं वो प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की जाती है? तो देखिए ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के लिए रहता है तो आर्टिकल 32 होता है, और आपको उच्च न्यायालय के लिए रहता है तो 226 रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात आर्टिकल 43(a) करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न काल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न काल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसको कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति ये हमारा आर्टिकल है, आपको पांचवें अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडलों से संबंधित भाग है, तो भाग 6 में कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित भाग है। अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो हम लोग देखते हैं पर्यावरण और जैव विविधता का पहला क्वेश्चन कि जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये वर्ष 2024 में किस भारतीय को दिया गया था? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया था। 2024 में आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्बन समायोजन यानी कि ऑफसेट। अगला क्वेश्चन है कोरिंगा वन कहाँ है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का सबसे शीर्ष संगठन कौन सा है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए तो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सबसे शीर्ष संगठन है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या था? यानी कि पूर्व नाम है, किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो स्वच्छता रिपोर्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो उल्टा पिरामिड जो होता है वो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। हाउस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करना है? यानी जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हो रहा है इसको समाप्त करना है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को किस अनुसूची में संरक्षित पादप प्रजाति का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 3 में, जो अनुसूची 3 में उल्लिखित पादप प्रजाति है उसी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए भारत एवं विश्व का भूगोल का पहला क्वेश्चन, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो दून क्षेत्र इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियों किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो भी वन्य झाड़ियां होती है वो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जलोढ़ तलछट का अर्थ जो है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किन भारतीय नदियों से बनी है? तो पश्चिम से अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूरब की ओर तो सिंधु नदी, श्योक नदी और गिलगित नदी। सिंधु, श्योक और गिलगित से काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वेल्ड घास का जो खुला मैदान है बेल्ट में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, किस देश में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज भूपर्पट्टी के 4% भाग का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कयांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये कौन सा खनिज है? तो माइका का उपयोग लोग आग्नेय और कयांतरित शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षा के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा पर्वतीय वर्षण से पश्चिमी घाट प्राप्त करता है और वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान स्थल जो है वो हमारा नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर आके मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो ये हमारा सर्वे ऑफ इंडिया भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाता है। चलिए हमारा अगला टॉपिक आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन कर ले, इसके बाद 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। टोटल 51 नंबर से हम लोग आते हैं कि कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो हमारा कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकटाड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज और आवास ऋण पर ब्याज भुगतान में कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो व्यक्तिगत ऋण पर जो ब्याज है ये आय में से कटौती नहीं है, बाकी हमारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज और आवास ऋण ये ब्याज भुगतान में आपको कटौती है। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं 52 के बाद 53 नंबर पे, द्रुत मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति में से तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो लागत जन्य मुद्रास्फीति आपको जो है वो
तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? ब्याज दरों में कमी से। ब्याज दरों में कमी से असली मुद्रा जो है मूलधन के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज की पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको प्राथमिक बाजार हम कहते हैं। जिसमें प्रतिभूति दस्तावेज की पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होगा उसको प्राथमिक बाजार कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक निर्माण, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो निर्माण जो है ये आपको 8 कोर में से नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एजेंसी है। अगला है, कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? तो जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड क्या करता है? जनसंख्या के सदस्य और आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। अगला है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या था? तो इसका पूर्ण रूप था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। चलिए अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर है, जिसका अर्थ है कि फर्म कमा रही है क्या? सामान्य लाभ कमा रही है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, टॉपिक हमारा है साइंस का है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। आइए इसमें पहला क्वेश्चन साइंस का हम लोग देखते हैं कि पोलियो टीके के लिए नैनो पिच का आविष्कार किसने किया था? पोलियो टीका के लिए नैनो पिच, तो ये जोनास साल्क द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की विषाक्तता को प्लम्बिसम भी कहा जाता है? प्लम्बिसम, तो सीसा विषाक्तता को हम लोग प्लम्बिसम भी कहा जाता है। अगला देखिए, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आपको जो रोजेसिया है, रोजेसिया से हमारा त्वचा प्रभावित होता है, रोजेसिया से त्वचा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लेमाइडिया प्रमेह जिसको गोनारिया भी बोलते हैं, टाइफस, हेपेटाइटिस बी में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफस जो है यौन संचारित नहीं है, बाकी आपको क्लेमाइडिया, गोनारिया, हेपेटाइटिस बी ये सब यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों में पैरों की बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपको इसका खिलाड़ी में पैर का जो बीमारी होता है वो ट्राइकोफाइटिन, इसका कारण होता है ट्राइकोफाइटिन के कारण होता है। अगला है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली साहब ने की थी। अगला है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो दृष्टि वैषम्य में हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कोशिका का पावर हाउस जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2, H2O, O2 और NaCl में से कौन सा जल का रासायनिक सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं H2O जो होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ये रहा हमारा साइंस का। आगे हम लोग बाल विकास इसको नहीं देखना है, हम लोग को संप्रेषण भी नहीं देखना है, कंप्यूटर ज्ञान भी नहीं देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसके बाद हम लोग कृषि पे आते हैं, जो कि कृषि इंपोर्टेंट है। कृषि का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना FAO का स्थापना 16 अक्टूबर को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये FAO जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये हमारा ICAR जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये हमारा सबसे सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अर्ध शुष्क
शुष्क के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद के पटनचेरू में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस जो कि एक आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल की किस्म है, किस विटामिन की कमी को दूर करने में मदद के लिए विकसित किया जाता है? तो हम लोग विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का प्रयोग करते हैं। विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन हमारा बोटी कटन किस फसल कीट से लड़ने के लिए एक विष उत्पन्न करता है? तो बोलवर्म विष उत्पन्न करता है बोटी कटन। अगला क्वेश्चन है कौन सी चावल की किस्म लोकप्रिय पूसा बासमती 6 का उन्नत संस्करण है और ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी भी है? तो ये होगा पूसा बासमती 1886। ये किसका किस्म है? तो ये चावल का किस्म है पूसा बासमती 1886। ये ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 108 नंबर देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को ICAR का स्थापना 16 जुलाई 1929 को। देखिए अगला क्वेश्चन है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को आपको 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कृषि का लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र का मुख्यालय मेक्सिको में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे खेलकूद में देखते हैं हम लोग भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपना 500वां टेस्ट मैच खेला था। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? बोट रेस से। तो यह आयोजित कहाँ हुआ था? केरल में। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो एशियाई खेल का आपको 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है? तो आपको मुरलीकांत राजाराम पटिक्कर इनको पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है देखते हैं भारत ने 2007 में क्रिकेट T20 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो 2007 में किसको हराया था? पाकिस्तान को। और 2025 में देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में हराकर खिताब जीता है? तो ICC क्रिकेट जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसका विजेता हमारा दक्षिण अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक खिताब जीता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो हमारा एथेंस। इसका आंसर होगा एथेंस। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले एथेंस में आयोजित हुए। अगला क्वेश्चन है एशिया हॉकी कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो इसमें विजेता हमारा भारत है और ये किसको हरा है? तो दक्षिण कोरिया को। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा विविध है स्टैटिक्स फैक्टर, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात संगठनों के संघ कौन सा संगठन है? FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FIEO का मुख्यालय निर्यात भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला है कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो कुक द्वारा हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला लेना बेहतर है? देखिए बहुत ही बेहतर लाइन है। अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। तो किस संगठन का वचन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला लेना बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यह एक प्रबंधन संस्थान है जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये हमारा है कौन सा संस्थान है? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ है हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो कच्छ रण में फ्लेमिंगो शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम, देखिए यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में होता है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम हमीरपुर में होता है। कौन से, अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? तो संसद का दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की स्थापना जो हुई थी वो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? तो हमारा गृह मंत्रालय होता है आईपीएस के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कैफीन पाई जाती है। तो ये था हमारा नवंबर का आपको सार संग्रह, जो कि प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह था। तो कृपया आप लोग हमारे इसका व्यू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जितना अधिक से अधिक हो सके करें, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग अधिक से अधिक आप लोगों के हित में बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। धन्यवाद।